आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। क्योंकि 21 जून पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने भाषण में किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग भारत के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दिया गया एक अनमोल उपहार है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सम्मतम योग उच्यते, अर्थात समभाव ही योग कहलाता है। योग सिर्फ आसन नहीं है और न ही यह प्रातः काल में की जाने वाली क्रिया मात्र है, बल्कि यह दैनिक कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरी सतर्कता के साथ करने की शक्ति भी देता है। यह रोग से निरोग होने का मार्ग ही योग है। योग हमारी सोच, कार्य, ज्ञान और समर्पण को बल देता है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम गुरु या आदि योगी हैं। हजारों वर्ष पहले इसे सप्त ऋषियों को दिया गया था। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया गया था। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग को व्यवस्थित और वर्गीकृत किया तथा उनके निष्ठार इससे संबंधित ज्ञान पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया, जिसमें से मुख्य योगासन और उसकी महत्ता के विषय में आज हम श्री रंजीत कटियार सर के माध्यम से और श्री अमित सर के माध्यम से इसको जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे तथा इससे होने वाले हमारे जीवन में क्या क्या लाभ उसके विषय में जानेंगे। उससे पहले योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। आइए हम तो प्रार्थना करते हैं। अंगच्छध्वं संबध्वं सतं मनमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजाना उपासते संजानाना। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भावना हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। आइए हम सब कटियार सर के माध्यम से और श्री अमित सर के माध्यम से इसके बारे में और भी जानें। हमारा सभी लोगों को नमस्कार। आइए योग की दुनिया में आपका स्वागत। आइए अब हम सब योग साधना के लिए
तैयार हो जाए और सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया में ग्रीवा चालन को करेंगे और हम सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ग्रीवा चालन के लिए सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाएंगे। गर्दन को जब आगे झुकाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएंगे। सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। पुनः एक बार गर्दन को आगे लाएंगे, पुनः गर्दन को पीछे ले जाएंगे। अब हम दाईं और गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास को बाहर, पुनः सांस को भरते हुए मध्य आएंगे, बाईं ओर, देन उसके बाद दाईं ओर आएंगे। तो एक बार पुनः और दोहराएंगे। अब तीसरी क्रिया ग्रीवा के लिए दाईं एवं बाईं ओर घुमाना। तो सर्वप्रथम हम दाईं ओर घुमाएंगे। दाईं ओर सांस को छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस को भरते हुए मध्य में, पुनः बाईं ओर, पुनः मध्य में आ जाएंगे। अब हम ग्रीवा चालन, ग्रीवा को घुमाएंगे, रोटेशन देंगे, जिसमें हम अपने श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर, ठुड्डी को सीने से स्पर्श करते हुए श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते हुए सांस को छोड़ें। पुनः एक बार और करेंगे। अब हम बाएं से दाएं की ओर गर्दन को घुमाते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाए। अब हम स्कंद संचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। शोल्डर रोटेशन के लिए सर्वप्रथम पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं, भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। इस अभ्यास को 2 से 3 बार करेंगे और अपनी स्थिति को स्ट्रेट सीधा रखें। स्कंद संचालन, सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर, दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। चक्राकार ऊपर की ओर श्वास को अंदर लेते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इसी तरह पुनः इसका विपरीत स्थिति में आपको करना है। आगे से पीछे की ओर ले जाना है, घड़ी की दिशा में। इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और शोल्डर तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रहते हैं। यह योगा अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करता है और जिन लोगों में फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। अब हम कटी चालन के लिए तैयार हो जाएंगे। हम ट्रंक रोटेशन जिसको बोलते हैं, ट्रंक रोटेशन में दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को
कंधों की सीट तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे पर और दाईं हथेली लेते हुए श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। आप इसको पुनः दोहराएं। अभ्यास के बाद सम स्थिति में शिथिल हो जाए। अब हम घुटना संचालन, नी रोटेशन के लिए, अपने घुटनों की एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आए। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाओं और जंघाओं जमीन की तरफ समांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। इस विधि को पुनः एक बार और दोहराएं। घुटनों और जोड़ों के सुदृढ़ बनाने में सहायक। अर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास नहीं करना। अब हम योगासन में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ आसन को करेंगे। ताड़ का शब्द है पाम ट्री, खजूर का पेड़। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं, जहां दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। अपने स्थिति को परखें, देखें कि आप सीधे खड़े हैं या एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति सम स्थिति में आए। इस आसन से होने वाले लाभ। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता, यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। अब हम खड़े होने वाले आसनों में द्वितीय आसन में वृक्ष आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। वृक्ष की स्थिति में वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। वृक्ष आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएंगे। आंखों को सामने किसी बिंदु पर ध्यान के शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। ऊपर की श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आए। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। हाथों को ऊपर ले जाएं। इसी तरीके से
बाएं पैर को ले आए, अपनी जंघा पे रखें, हाथों को ऊपर ले जाएं और स्लोली हाथों को नीचे लाते हुए अपनी सम स्थिति में आ जाए। अब पाद हस्तासन की खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में पाद हस्तासन करेंगे। पाद का हस्त अर्थ है पैर और हस्त अर्थात हाथ। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, तब तक हथेलियां जमीन को ना स्पर्श करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। सम स्थिति में विश्राम। इस आसन से होने वाले लाभ मेरुदंड को लचीला बनाता है, आपकी स्पाइन को लचीला बनाता है, जठराग्नि को उत्प्रेरित करता है, कब्ज तथा को से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां, कुछ लोगों को इन आसनों को नहीं करना जिनका हृदय अथवा डिस्क संबंधी कोई विकार है, आगे झुकने वाले आसनों को नहीं करना चाहिए। अब हम अर्ध चक्रासन की ओर बढ़ते हैं। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा, चक्र का अर्थ है पहिया। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें, कोहनियों को समांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहे। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लो। अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है। जिन लोगों को चक्कर आता है या उच्च रक्तचाप है तो उन लोगों को इस आसन को नहीं करना। अब हम बढ़ते हैं त्रिकोण आसन की तरफ। त्रिकोण शब्द का अर्थ है त्रि अर्थात 3 कोणों वाला आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़ा होना चाहिए। आराम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। दोनों पैरों के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर से ठीक पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं की सीध में लाना। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाना। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच की वाली उंगली को देखना है। सर को ऊपर करें। श्वास लेते हुए इस आसन को 10 से 30 सेकंड तक रोकें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। इस आसन से होने वाले लाभ पैर के तलवे से संबंधित संगतियों से बचाता है। जैसा कि फ्लैट फुट की जिन बच्चों को समस्या है उन बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। पिंडली जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है और यह आसन स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है। जिन लोगों को
स्लिप डिस्क की समस्या या साइटिका की प्रॉब्लम है तो इस आसन को तुरंत सर्जरी के बाद ना करें। बैठकर किए जाने वाले आसन को करेंगे। सर्वप्रथम हम विश्राम आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। विश्राम आसन में बैठ जाएंगे। भद्रासन, बैठकर किए जाने वाले आसनों में भद्रासन के लिए तैयार होंगे। और भद्रासन का शब्द है सज्जन या सौभाग्यशाली। सर्वप्रथम विश्राम आसन की स्थिति बनाएंगे। उसके बाद दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। दंडासन में दोनों हाथों को अपने जंघाओं के पास रखेंगे। दंड सीधी होगी। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठेंगे। ये दंडासन की पोजीशन है। दोनों हाथों के नितंबों के पास रखेंगे। हथेलियां जमीन होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवे को पास पास ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढकेलें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके लाएं। यदि आपकी जंघाएं जमीन से नहीं लगी हुई है तो सहारे के लिए घुटने के नीचे एक मुलायम तकिया रखना चाहिए और इस आसन में हम 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। अब हम वज्रासन की ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। आपके हाथ आपके शरीर के बगल में हो और हाथ हथेलियां जमीन पर हो। अंगुलियां सामने की दिशा में और इशारा करती हुई दाहिने घुटने को से मोड़ ले। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर। इसी तरह बाएं को नितंब के नीचे लाएंगे। पैर का अंगूठा मिला रहेगा। एड़ी फैली रहेंगी। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को क्रमशः दाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद करें और अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकाल कर उसे सीधा कर लें। विश्राम की स्थिति में आ जाए। विश्राम आसन में आ जाए। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है। अब हम अर्धमुष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। बैठी हुई स्थिति में विश्राम आसन में उष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट के समान बैठना। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊंट के ऊपर या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण में अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। द्वितीय चरण में हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं या दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे, दाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन पर की ओर हो। कोहनियों एवं कंधों को समांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशी को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाए। जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए स्थिति 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। विश्राम स्थिति में शिथिल हो जाएं। अपने बाएं पैर को आगे लाएं। पुनः दाएं पैर को लाते हुए विश्राम आसन में कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। इस आसन को करने से ये लाभ। हार्निया से संबंधित या चक्कर आने के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन जैसी स्थिति। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं।
घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और प्रश्वास करें। सांस पर प्रश्वास की प्रक्रिया को करें। इस आसन में 10 से 30 सेकंड की तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य स्थिति में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम आसन में शिथिल होना चाहिए। उष्ट आसन से दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनके लिए इस आसन से बहुत अधिक लाभ होगा। शशक आसन। शशक शब्द का अर्थ है खरगोश, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशक आसन कहते हैं। स्थिति दंडासन में बैठ जाए। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना चाहिए। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों रखें। इस आसन को पुनः एक बार और 30 सेकंड तक बने रहें। शशंक आसन का अभ्यास तनाव एवं चिंता आदि को कम करने में सहायक है। अधिक पीठ दर्द होने पर इस आसन को ना करें। अब हम उत्तान मंडूक आसन के लिए इसी स्थिति में बने रहेंगे। वज्रासन में बैठेंगे और अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे। दोनों घुटनों को बाहर की तरफ ओपन करेंगे। अपने दाएं हाथ को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने घुटनों को फैला लें और अपने दाएं हाथ को उठाएं। उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को उपयोग करते हुए और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे रखें। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें। उसके बाद विपरीत क्रम में आए। इस आसन का स्थिति मंडूक अर्थात इस आसन को उत्तान मंडूक आसन कहते हैं और मंडूक का अर्थ है मेढक। मेढक के समान बनने वाले आसन को उत्तान मंडूक आसन कहते हैं। यह आसन पीठ की दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। अब हम सम स्थिति में वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम वक्रासन को करेंगे। वक्र शब्द का अर्थ है घुमाव। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं के बगल में रखें। पैरों को फैला लें सामने की ओर। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। शरीर श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। शरीर को दाईं ओर घुमाएं। इसी तरह हम अपने बाएं पैर से इस आसन को करेंगे और 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास लेते हुए नॉर्मल हो जाएंगे। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस आसन से होने वाले लाभ, आप विश्राम आसन की स्थिति में आ जाएं।
मेरुदंड लचीला बनता है। अब हम मकरासन की स्थिति में आ जाएंगे। मकर शब्द का अर्थ होता है मकर या घड़ियाल की तरह किए जाने वाला आसन। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाएंगे। पैरों को एक दूसरे के से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथ पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है। सावधानियां, गर्भावस्था तथा कंधों की जकड़न में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पुनः हम भुजंग आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। भुजंग शब्द का अर्थ है सांप व नाग। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाइए और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। आप दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींच कर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समांतर रखें। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में बनी रहें। श्वास छोड़ते हुए जब आप अपने ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें। मकरासन की स्थिति में शांत। अब हम शलभासन की स्थिति में शलभ आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। शलभ शब्द का अर्थ है टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। स्थिति मकरासन में रहेंगे। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिका कर दोनों हथेली को शरीर के बगल में रख ले। तो ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को मोड़े। बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। बिना मोड़े, पैरों को मोड़ना नहीं है। हाथों को इस स्थिति में बनाएं कि शरीर जमीन पर आसानी से ऊपर उठ सके। 10 से 30 सेकंड तक इस आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस लाएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में पुनः आ जाए। लाभ, इस आसन से होने वाले लाभ साइटिका एवं सियाटिका और साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में जिन लोगों को लंबर की कोई समस्या है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है L4, L5 और S1 में, तो इस आसन को करने से बहुत अधिक लाभ होता है। 3 से 4 महीने में तक करने में इस आसन में 90 सेतुबंध आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। सेतुबंध आसन का शब्द है या अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेट जाए। शव आसन की स्थिति में पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को घुटनों को से मोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों
नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों को एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आए और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। अवसाद, इस आसन से होने वाले लाभ अवसाद चिंता से मुक्त करता है। अब हम उत्तान पादासन के लिए तैयार हो जाएं। उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ ऊर्ध्व दिशा और पाद का अर्थ है पैर। आपके पैर जमीन से 30 डिग्री एंगल के पर और या 1 फुट की ऊंचाई पर आपके पैर उठेंगे और इतने उठेंगे कि आप अपने पंजों को अपनी आंखों से देख सकते। जमीन पर आराम से लेट जाए। पैरों की स्थिति सीधी हो, हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री तक श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर शवासन में विश्राम करें। हर आसन को करने के बाद विश्राम स्थिति में आना जरूरी है। अगर आप अधिक लाभ पाना चाहते हैं और उस आसन को एहसास करें जहां जहां पर खिंचाव हो रहा है, उस सारी मांसपेशियों पर ध्यान पूर्वक ध्यान रखें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हल आसन, हल और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। पीठ के बल लेट जाए, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब के से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी और इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड बने रहें। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में धीरे धीरे वापस जमीन पे लाएं और ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठाएं। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आए। शवासन में विश्राम करें। यह आसन बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता। अब हम पवन मुक्त आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। पवन शब्द का अर्थ है वायु और मुक्त शब्द का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है, यह आसन उदर एवं आंतों से वायु या बात बाहर निकालने में उपयोगी है। जिन लोगों को डकार आती है, उन लोगों की वायु एक्सेस हो जाती है और उस वायु को रिलीज करने के लिए हम पवन मुक्त आसन की अवस्था में आ जाए। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़े। श्वास लेते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर ले आए। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों हाथों की उंगलियों को आपस में कूदते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटने से नहीं लग जाए। उस समय तक इस स्थिति में उठें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत शवासन पर आ जाए। कब्जियत दूर करता है, बात से राहत दिलाता है इस आसन के द्वारा। शवासन शव शब्द का अर्थ है मृतदेह। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृतदेह जैसी होती है। शारीरिक स्थिति निष्क्रिय शिथिल हो जाएंगे।
सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाए, पूर्णतः रिलैक्स पोजीशन में हम आ जाएंगे। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला कर रखें। इस समय आप अपनी आंखों को बंद कर लें और हमारी आवाज पे ध्यान लगाएं। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में छोड़ दें। अपने पैरों की उंगलियों को टाइट करें और उसको छोड़ दें। अपने घुटनों को टाइट करें, छोड़ दें और अपनी हाथों की उंगलियों को टाइट करें, उसको छोड़ दें। अपने स्टमक को, उदर को टाइट करें तो छोड़ दें। अपने श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण रखें। आप महसूस करें किस तरह सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर धीरे धीरे अपने सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ने की अवस्था को दिखते हुए महसूस करते हुए सांस को अंदर ले और बाहर। अब हम किसी भी एक करवट में दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। अब हम कपालभाति के लिए तैयार हैं। कपालभाति में हम अपनी श्वास को स्ट्रोक्स के द्वारा बाहर की तरफ सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर दी, शरीर को शिथिल कर दे। रिलैक्स पोजीशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्तर को फुलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए सांस को छोड़ें और बाहर की तरफ छोड़ें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक अंदर लेना। कपालभाति कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करनी चाहिए। लगातार इसको हम करेंगे। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो इस कपालभाति को बहुत तेजी से ना करें। वो बहुत नॉर्मल स्ट्रोक्स में इस कपालभाति को करें। कुछ लोगों में भ्रांति है कि कपालभाति हम हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना चाहिए। मध्यम गति से कपालभाति को करना है। उच्चतम तीव्र गति से कपालभाति को नहीं करना। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़े तथा विश्राम। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करना चाहिए और इस अभ्यास क्रम को एक बार पुनः और दोहराएं। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता, कफ विकारों को समाप्त करता है। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधित संक्रमणों में लाभदायक और आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है जो और चेहरे की चमक को बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है तो उनको बहुत धीमे धीमे करना है, मध्यम गति से। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम एक ही चीज है। हम इस प्राणायाम को करेंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें, आंखें बंद करें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर दें, क्योंकि शिथिलीकरण बहुत जरूरी है। आसनों के साथ बहुत तेज गति में किसी आसन को नहीं करना। जितना आप
धीमे धीमे करेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको। ज्ञान मुद्रा, जैसा कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, अपने अंगूठे में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, उस इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के अग्रभाग में लगाकर तीनों उंगलियों को आगे की ओर फैलाएं। इस मुद्रा को हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। बाईं हथेली बाएं घुटने पर रखनी चाहिए और दाईं हथेली दाएं घुटने पर। अब हम अपनी अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखेंगे, मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखेंगे, दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर। यहाँ कुछ कंफ्यूजन लोगों को बना रहता है। आपको अपने सीधे हाथ से हमेशा अपना सीधा हाथ आपको रखना है। अपना सीधा हाथ अंगूठे को अपनी दाईं नासिका पर और अपनी रिंग फिंगर को कहाँ रखना है? अपनी बाईं नासिका पर, और अपनी बाईं नासिका से ब्रीथ को इनहेल करना है बहुत धीमे धीमे, और अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका को खोल दें और ब्रीथ को बाहर निकाल दें। फिर पुनः दाईं नासिका से सांस भरते हुए बाईं नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। इसी तरह इस प्राणायाम को, नाड़ी शोधन को पुनः दोहराएं और धीमे धीमे फील करें, तब जैसे आप श्वास को ले रहे हैं और सांस को अपनी बाईं नासिका से लेते हुए दाईं से निकालेंगे और दाईं नासिका से श्वास भरते हुए बाईं नासिका से बाहर। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र, यह पूरी प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। कम से कम प्राणायाम, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को 5 बार करें। बहुत जल्दबाजी में इस प्राणायाम को नहीं करना होता है। हर ब्रीथ को महसूस करें, आपके लंग्स तक, आपके ईयर सेक तक, हर एल्वलाई तक आपकी ब्रीथ पहुंच रही, ऑक्सीजन का लेवल पहुंच रहा। श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना। यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चितता लाता है और शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर कम करता है। यह कफ विकार भी कम करता है। कभी की स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या हो, इस आसन में बैठ जाएं और 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक इस आसन को करने से आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। शीतली प्राणायाम। अब हम शीतली प्राणायाम के लिए अब आएंगे। इसमें पद्मासन अथवा किसी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब का आकार बनाएं। जीभ को बाहर निकालेंगे और अपनी जीभ को बाहर की तरफ निकालते हुए ट्यूब शेप में बनाना है। इस ट्यूब में वहां जीभ से सांस को लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश करना। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आहुति है। इस अभ्यास को 4 बार। जिन लोगों को बच्चों में मुहासे की समस्या है, उनके लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। जिनके चेहरे में दाने निकल आते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है। यह शरीर और मन में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ करता है। यह भूख और प्यास का शमन करता है, नाश करता है।
और प्यास भी इस आसन को करने से नहीं लगती। गर्मियों के मौसम में इस आसन को करने से आप बहुत तरोताजा महसूस करें। अपच और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। पुरानी से पुरानी बदहजमी से छुटकारा दिलाता है। यह त्वचा और नेत्रों के लिए लाभदायक है। अब हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें और हम भ्रामरी प्राणायाम अंगूठों को कानों में अंदर रख लें, तर्जनी उंगलियों को आंखों के कानों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपर हिस्से पर और कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास मुद्रा भी कहते हैं। इस स्थिति में बैठ जाएं, षडमुखी मुद्रा में बैठ जाएं और धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालनी है, हमिंग साउंड निकालनी है। बाहर भौरे जैसी आवाज को निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। भौरे जैसी आवाज को निकाल धीमे धीमे कोशिश करें कि जब तक पूरी सांस निकल नहीं जाए बाहर, तब तक बीच में उसको पुनः ना लें। इस भ्रामरी प्राणायाम का लाभ अभ्यास से तनाव मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। इसको पुनः 2 बार और करेंगे। भौरे जैसी आवाज का प्रभाव तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पर लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है। यह एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी होती है। अब हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, पुनः हाथों की पोजीशन अपनी ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। ध्यान लगाकर आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। ध्यान किसी को लगवाया नहीं जा सकता है, ध्यान तो लगाना पड़ता है। उसके लिए आप सब स्थिति में ध्यान अवस्था मनन की एक प्रक्रिया है। शारीरिक स्थिति कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ के मेरुदंड को सीधा इसी प्रकार बिना कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में आप अपने दोनों हाथों को गोद में रख लें, दोनों हाथों को गोद में रख लें। अपने बाएं हाथ को नीचे रखें और दाएं हाथ को ऊपर रखें। बाएं हाथ पोजीशन में बैठ जाएं। अंगूठी उंगली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य तीनों उंगलियां सीधे आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। तीनों उंगलियां एक दूसरे के अगल बगल हो और एक दूसरे को स्पर्श करती हो। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। आंखें बंद कर लें सभी लोग। मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाए। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित, केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें। दोनों आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाने की कोशिश करें और आती जाती श्वास को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें।
इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चिंत रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए निरंतर प्रक्रिया करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब हम सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। संकल्प किसी भी ध्यान अवस्था में बैठ जाए, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, हम एक संकल्प को दोहराएंगे और आप हमारे साथ पुनः उसको दोहराएं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। अब हम शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस को लेंगे। दोनों हाथ को जोड़कर लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम के उच्चारण से हम शांति पाठ को करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इस शांति पाठ के बाद मैं सभी योग अभ्यासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूर्ण तन्मयता के साथ योग अभ्यास किया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।